हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ पे। पिछले टॉपिक में हमने समझा था कि जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो किस तरीके से इंडिया में हुई। 5 ईयर जो प्लान थे उनमें कौन कौन सी जो स्कीम्स रही, किस तरीके से जो इकोनॉमी पे जो प्लानिंग हुई, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई इंडिया में, उनको हमने समझा था। अब हम देखेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। जैसे ग्रोथ हम सब समझते हैं कि ग्रोथ का क्या मतलब होता है। ग्रोथ मतलब ग्रो करना, ठीक है, इकोनॉमी को ग्रो करना। वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हमने करी थी, जैसे कि हमने बात करी थी जब 12th 5 ईयर प्लान आया था, 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान में हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी थी। 12th 5 ईयर प्लान में हमने करा था मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी थी। तो हम समझते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है और किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। क्या होता है, कहता है कि इन जो इंक्लूसिव ग्रोथ कहती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हम देश में इकोनॉमी की ग्रोथ करते हैं तो सेम इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, जब इकोनॉमी जब ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ में मेनली क्या होता है, जब आप ग्रोथ करते हो तो जो भी आप वहाँ से इकट्ठा करोगे, ठीक है, ग्रो करा आपने, जैसे जो चीज़ ऑब्टेन करी उसे हम क्या करेंगे, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, फेयरली मतलब बराबर बराबर उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पर, सोसाइटी के बीच में। तो सोसाइटी के बीच में उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अक्रॉस सोसाइटी उन्हें फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्रिएट करेंगे अपॉर्चुनिटीज। मतलब जैसे ही हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करा, तो जैसे हमने कोई एक बिजनेस सेटअप करा तो उससे हम दूसरे बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद बोलता है इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वही हमने समझा कि जैसे अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करेगा तो जाहिर सी बात है, जब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, काम क्रिएट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, गरीबी कम होगी। गरीबी कम कैसे होगी, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर खत्म होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जाहिर सी बात है, लोग जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उनकी पॉवर्टी भी खत्म होती जाएगी, ठीक है। उसको हम समझते हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है उसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ किस लिए की जाती है, इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉवर्टी रिडक्शन। गरीबी में कमी आती है, किसकी वजह से, इंक्लूसिव ग्रोथ की मदद से क्या होता है, गरीबी में कमी आती है। इनक्वालिटी रिडक्शन, जो इनक्वालिटी है, ठीक है, भेदभाव है जो, ठीक है, छोटे बड़े का, ठीक है, गरीब और अमीर का जो भेदभाव है उसमें कमी होगी। देन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उसके लिए जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जैसे कि मेल और फीमेल में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे दूर करने के लिए, उनमें जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। देन हम देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में गुड एंड एथिकल गवर्नेंस, गुड और एथिकल गवर्नेंस की जरूरत है हमें। जैसे हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो इंडिया में जैसे गवर्नमेंट है तो वो उसका वो गवर्निंग का तरीका होगा, तो उस गवर्नेंस के लिए, ठीक है, गुड और एथिकल जो है गवर्नेंस के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए ही जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैसे हमने सोशो इकोनॉमिक देखा तो सोशो इकोनॉमिक सोसाइटी की इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी देश की उसके लिए भी इंक्लूसिव ग्रोथ की हमें ज़रूरत होगी। दैन प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम साइंस के क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी करते हैं, क्या किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं, अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी पर कोई फोकस क्यों करेगा। सो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो हमने देखा। देन हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे। सो वर्ल्ड बैंक को इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्या कहना है, वर्ल्ड बैंक कहता है इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्क्राइब्स द रेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करती है, डिस्क्राइब कर दिया है रेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। रेट जो उसका होगा इंक्लूसिव ग्रोथ की डिस्क्राइब करेगी, रेट जो होगा या स्ट्रक्चर होगा ग्रोथ का, किस तरीके की किस रेट से वो ग्रो करेगी और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। विच आर इंटरकनेक्टेड एंड मस्ट बी एड्रेस ज्वाइंटली, इसमें कि रेट और स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे एक साथ, ठीक है, और एड्रेस करेंगे ज्वाइंटली, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे कि अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो रेट किस रेट के साथ वो बढ़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी, उन सबको जब मिला के, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इन सब चीज़ों को जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं, इनको ज्वाइंटली हम देखते हैं, तब हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। देन यूएनडीपी है, उसका कहना है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, यूएनडीपी डिफाइंस इंक्लूसिव ग्रोथ एज द प्रोसीजर एंड कॉन्सिक्वेंस, जो प्रोसीजर हमने अप्लाई करा, कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए, ठीक है, उनके बेसिस पर, इन विच ऑल ग्रुप ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड गेन इक्वलिटी फ्रॉम इट। क्या हुआ कि जो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किए, जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ठीक है, जिसमें कि हर वर्ग के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा और उसमें गेन करा किसी चीज़ को, इक्वलिटी को, इनइक्वालिटी को खत्म करा और इक्वलिटी को गेन करा। तो उसमें हम देखते हैं कि उस तरीके से जो यूएनडीपी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरीके से देखते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को। उसके बाद हमने सबसे पहले जो बात करी इंक्लूसिव ग्रोथ की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी 11th 5 ईयर प्लान में। 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला, जिसमें कि हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो कि सबसे पहले देखी। उसके बाद हमने देखा
जब हमने 12th 5 ईयर प्लान की बात करी तो 12th 5 ईयर प्लान में ठीक है ग्रोथ विच इज़ फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी हमने किसमें, जब हमने 12th 5 ईयर प्लान देखा तो उसमें हमने बात करी थी मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की। सो हमने देखा इस टॉपिक में पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ किस चीज़ के लिए हमें चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने इंक्लूसिव ग्रोथ को किस तरीके से डिफाइन करा, यूएनडीपी ने किस तरीके से डिफाइन करा, और सबसे पहले हमने 11th जो 5 ईयर प्लान था और जो 12th 5 ईयर प्लान था उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी थी। देन हम नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं। सो इंक्लूसिव ग्रोथ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ की हमें ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब कि जो इकॉनमी की जो प्रोस्पेरिटी होगी, मतलब देश में जितने भी वर्ग हैं उन सब के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ अगर हमें एक टिकाऊ ग्रोथ चाहिए उसके लिए, ग्रोथ जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे मेल और फीमेल में जब जेंडर इनक्वालिटी होती है तो उसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, रीजनल डिस्पैरिटीज़ के लिए, हर अलग अलग रीजनल जो है, ठीक है, रीजनल मतलब इलाके जो एरिया हो गए तो उनकी जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम करने के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजिशन के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जैसे रोजगार और हम पैदा कर सकें, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। हेल्थ और एजुकेशन तभी होगी जब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जब कोई देश ग्रो करेगा तभी तो हेल्थ और एजुकेशन पे भी वो ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे, ठीक है, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस पर। दैन उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। एलिमेंट देखते हैं हम किसके, इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स देखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के मेन कुछ पिलर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला पिलर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या काम है इसका, मेन जो पिलर है इसके, ये मेन फोकस किस पे रहेगा इसका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय को जनरेट करना, रोजगार और पैदा करना। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, सोशल जो सेक्टर होगा उसका डेवलपमेंट करना। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज हमने पहले देखा। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में बढ़ावा उसके लिए। इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। पावर्टी एंड इनइक्वालिटी रिडक्शन के लिए, पावर्टी गरीबी को हटाने में, ठीक है, किस तरीके से हम गरीबी को हटाएंगे उस पर, और जो इनइक्वालिटी है उसको हम रिड्यूस करेंगे। इन्वायरमेंटल को किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। देन हम देखते हैं कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किस तरीके से मैंडेट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है, तो किस तरीके से जो है कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। सो हम देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट्स हैं। तो सबसे पहले हम मैंडेट देखते हैं, जो सबसे पहला जो मैंडेट है वो देखते हैं मेनली जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ है वो DPSP में देखी जाती है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। जब हमने पॉलिटी कंप्लीट करा था तब हमने उसमें पढ़ा था DPSP के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी पढ़े थे 38 जो हमने आर्टिकल जिनकी हम बात करेंगे ये भी हमने पहले के पढ़े हुए, दोबारा फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात हो रही है तो इसके साथ जो लिंक करते हैं, जो मैंडेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट करता है उन आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। सो आर्टिकल 38 जो है उसका पार्ट ए है, ठीक है। आर्टिकल 38 का पार्ट ए है, वो क्या कहता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव, कि स्टेट का क्या काम है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एफेक्टिवली। कि 38 का ए पार्ट बोलता है कि स्टेट का काम है, स्टेट मतलब स्टेट, जब हम स्टेट की बात यहाँ पे करते हैं तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं, जैसे यूपी MP, ठीक है, बिहार, वो वाली स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब पूरी कंट्री। कंट्री को हमने जैसे हमने पॉलिटी की एक क्लास में ये भी समझा था कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, ठीक है। स्टेट, नेशन और कंट्री में फ़र्क है। जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री क्या, जो बाउंड्रीज़ के हिसाब से, ठीक है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो पॉलिटिकली, जब हम कंट्री को पॉलिटिकली देखते हैं उसको हम स्टेट कहते हैं। जब हम नेशन की बात करते हैं तो जब हम इमोशनली किसी कंट्री को बोल रहे हैं, जैसे कि मेरा नेशन क्या, इंडिया मेरा नेशन है, तो मैं उसको इमोशनली बोल रहा हूँ कि मैं उसके कल्चर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बट जब कंट्री की बात करते हैं तब मैं उसकी बाउंड्रीज़ की बात करता हूँ, इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं कौन कौन से देश के साथ लगती है, तब हम कंट्री की बात करें। जब हम उसकी पॉलिटी की बात करते हैं तब हम स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो कि स्टेट है, स्टेट मतलब जो कंट्री है, इंडिया। तो स्टेट का काम क्या है, प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए जो भी काम होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा। स्टेट मतलब एज अ गवर्नमेंट की तरफ से। सो गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम इफेक्टिवली, उन्हें सिक्योर करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना हर चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें खाना नहीं मिल रहा अच्छे से तो उनको खाना प्रोवाइड करना, उनके लिए स्कीम्स लेकर आना, ठीक है, उनको रोजगार देना, ये सब किसका काम होगा, स्टेट का काम होगा। सो 38 ये बोलते हैं कि ये सब कुछ स्टेट का काम है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और उसके बाद हम देखते हैं 38 का 2 पार्ट देखते हैं। 38 का 2 कहता है कि मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम। इनकम में जो इनइक्वालिटी दी है, जैसे कि हम देखते हैं मेनली जो इनइक्वालिटी की अगर बात करें हम तो मेल और फीमेल्स में इनइक्वालिटी की बात होती है। मेल्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल के। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कम हो रही हैं, बट हाँ उतना इफेक्टिवली नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए।
आज भी जो हमारी सोसाइटी में मेल को एज ए डोमिनेंट देखा जाता है, और जब हम किसी जॉब में जाते हैं तो मेल को फीमेल से सैलरी अधिक मिलती है। सो 30 ईयर का 2 कहता है कि हमें उन चीज़ों को कम करना है। इनक्वालिटी है, ठीक है, या फिर वो किसी कास्ट की वजह से या फिर जेंडर की वजह से उसे हमें कम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है, किस क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में। देन हमारे पास आर्टिकल 39 आता है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है कि हम समझते हैं आर्टिकल 39 सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलो बाय द स्टेट। कुछ चीज़ें जो हैं वो किसको, स्टेट को फॉलो करनी होंगी। कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट को फॉलो करनी, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मैन एंड वुमेन इक्वल, मैन और वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट करना होगा, ना अधिक महत्व जो है वो आदमी को देना है, ना ही औरत को देना, दोनों को बराबर नजरिए से देखना और दोनों को बराबर की, ठीक है, लॉ शुड बी सेम फॉर एनीवन। देन उसके बाद ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, जो ओनरशिप और कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमीर है तो वो ही अमीर होता जाए और जो गरीब है वो गरीब होता जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है कि ओनरशिप जो है वो देख के दी जाए, और कंट्रोल जो है रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स का जो कंट्रोल है वो स्टेट जो है वो उस हिसाब से देखे कि जो गरीब है उसका भी बड़ा हो और जो अमीर है वो भी अपने काम अच्छे से कर सके। देन उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो वेल्थ है, ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन हो, और उसकी जो प्रोडक्शन है साथ साथ में प्रोडक्शन पे भी, दोनों पे ध्यान दिया जाए। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आर्टिकल 39 में थी। एक और चीज़ है जिसे हम देखते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 39 और क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेल है, फीमेल है, या कास्ट या जेंडर किसी भी उसका है, तो उनको क्या किया जाए, उनके लिए जो पे हो वो सेम हो, सेम काम के लिए सेम पे हो। ना कि ऐसा ना हो कि अगर एक वुमेन जो है वो 8 घंटे काम करे और एक मैन है वो भी 8 घंटे काम करे, सेम ही काम कर रहे हैं, और वुमेन को जो सैलरी है वो 12,000 हो और मैन की जो सैलरी है वो 16,000 हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर ही सैलरी देनी चाहिए। तो उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39 ए। हमने उससे पहले देखा आर्टिकल 39, और आर्टिकल 39 का ए पार्ट जो वो क्या बोलता है स्टेट शैल इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो जो जस्टिस है, जस्टिस ये जब हम बात करते हैं जस्टिस जो हो वो भी इक्वली हो, ठीक है। स्टेट जो है वो इंश्योर करेगी जो जस्टिस हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी पे वो बराबर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और इक्वल पे दी जाए, उस पर जो जस्टिस हो वो भी बराबरी हो, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बोला? आर्टिकल 41 डायरेक्ट करता है स्टेट्स को टू सिक्योर द राइट टू वर्क। किसका? कि हर किसी को राइट हो वह काम करने का, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, कि स्टेट को सिक्योर करता है कि हर इंसान को काम करने की आज़ादी हो, उसका राइट हो, एजुकेशन उसका राइट हो, और पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस सर्टन केसेस में कौन कौन से में? अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सिकनेस में और डिसेबलमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमें काम करने की आज़ादी है, तो कुछ एजेस में जब जैसे कोई होगा पाइज होगा, चाहे डिसेबल है, कोई बूढ़ा है, तो उसके ऊपर जैसे कि हम देखते हैं कि पेंशन वगैरह उनको दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो कहता है कि गवर्नमेंट का काम है उन्हें उनका ध्यान रखना, जो लोग डिसेबल हैं, जो लोग वृद्ध हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉय हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना किसका? गवर्नमेंट का काम है। और उनका जो ध्यान है, ठीक है, देख रेख का काम है, वो भी किसका है? स्टेट का काम है। देन उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 बोलता है स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव। बोलते हैं स्टेट बोलती है कि 42 में क्या बोलते हैं कि ऐसे प्रोविजन होने चाहिए इसमें कि सिक्योर किया जाए ह्यूमन कंडीशन को। जैसे कि ह्यूमन कंडीशन अगर एग्जाम्पल ली जाए, तो कोई अगर अपाइज है तो उसको उस तरीके से काम दिया जाए जिसका कि वो कर सके। ऐसा ना हो कि किसी की टांगें टूटी हुई हों, या फिर एक टांग टूटी है तो आप उसको कोई ऐसा काम दे दो जिसमें कि भाग दौड़ का अधिक हो। तो उस तरीके का काम हो, हर किसी को काम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाए। और साथ में और किसी की बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। मैटरनिटी लीव की फॉर एग्जाम्पल की जैसे लड़कियों में पीरियड्स आते हैं उसमें उनको लीव दिया जाए। बट आजकल की जो इस पे केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया, जबकि ऐसा होना चाहिए। बट मैटरनिटी लीव का मेनली जो मकसद है, मैटरनिटी जिसको हम कहते हैं, वो होता है जब बच्चा होने वाला हो, ठीक है, जब एक वूमन है एक बच्चे को बर्थ कर देती है, देन उस टाइम पे इसको मैटरनिटी लीव दी जाती है, ठीक है, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, ठीक है, तो उसको कहते हैं मैटरनिटी लीव। बट मैटरनिटी लीव में मेरे हिसाब से ये जो पीरियड्स का है इसको भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पेन होता होगा उस टाइम पे भी, क्योंकि एज ए मेल तो हम नहीं जान सकते कि वो कितना होता होगा। और ऐसा भी नहीं होता कि जो फीमेल बोल रही है तो वो झूठ बोल रही होगी, क्योंकि एक आधा इंसान झूठ बोल रहे तो हो सकता है, बट इतने सारे जो वूमेंस हैं वो झूठ बोले, इतनी सारी लड़कियाँ झूठ बोले, तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि इस चीज़ पे भी कुछ ना कुछ उनको लीव 1-2 दिन या 2-3 दिन का जो मेनली जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उसमें उनको देना चाहिए। सो मैटरनिटी लीव के साथ उस पर भी बात होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट उस पर नहीं दे रही है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है 46। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि स्पेशल केयर द एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल केयर
फॉर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल। ठीक है, जो वीकर सेक्शन जो कि हम जिनको कहते हैं जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है, उनके जो इंटरेस्ट हैं किसमें, एजुकेशनल, ठीक है, इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं उन पे जो है वो किसका काम है, स्टेट का काम है कि उनका स्पेशली ध्यान रखा जाए, स्पेशल केयर की जाए उनकी, तो ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल्स एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, मेनली किसका, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। और वीकर सेक्शन में ओबीसी भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, ठीक है, ओबीसी जिनको अदर बैकवर्ड सेक्शन कहते हैं, और वो भी इसमें आते हैं, और ईडब्ल्यूएस जो है अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो भी इसके अंडर आते हैं। तो इन सब का क्या करे, तो स्टेट का काम है कि स्पेशल केयर करना, उनका अच्छे से ध्यान रखना, उनको स्पेशली उनका ध्यान रखना, और मेनली कैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, उनके साथ कोई भी सोशल इनजस्टिस ना हो। इसका किसका जो भी मतलब फर्क है, जैसे पहले वाले अनटचेबिलिटी की बात की गई, तो आर्टिकल 14 बोलता है कि अनटचेबिलिटी अगर जो है उसको एबलिश किया जाए, तो एबलिश द अनटचेबिलिटी। सो आर्टिकल 14 के थ्रू, वैसे ही 46 बोलता है कि जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई पिछड़ी जात का है तो लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो वो भेदभाव जो है वो ना हो उनके साथ, एंड फॉर्म्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन, और किसी भी और टाइप का एक्सप्लोटेशन उनके साथ ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना किसका काम है, स्टेट का काम है। सो देखिए क्या कहता है आर्टिकल 46 जो वो उसकी बात करते हैं। देन हम देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 बोलता है कि डायरेक्ट द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। 47 बोलता है कि जो स्टेट का काम है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, बेटर द रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बेटर करना किसको, न्यूट्रिशन के लेवल को, बेटर द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लेवल को बेटर करना, ताकि जो लोग हैं वो बीमार कम हो, हेल्थ उनकी अच्छी हो, उनको 3 टाइम का खाना मिले जितना मतलब वो चाहते हैं। तो किसका काम है, जैसे कि हम देखते हैं कि बीपीएल के द्वारा, एपीएल के द्वारा राशन दिया जाता है, राशन कार्ड्स के द्वारा, ठीक है, तो लोगों को राशन दिया, जैसे मैंने देखा था एपीएल और बीपीएल किस तरीके बिलो द पॉवर्टी लाइन जो होते हैं, उनके बीपीएल और जो वो द पॉवर्टी लाइन होते हैं, 72,000 से ज़्यादा जो सालाना कमा रहे हैं उनका एपीएल बनता है। तो वैसे ही जो न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए उसी तरीके से, जैसे कि जब हम एपीएल और मिड डे मील जैसी स्कीम्स है, मिड डे मील में बच्चों का ध्यान रखा जाता है, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। सो ये सब कुछ किया आर्टिकल 47 के, और मेनली और के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बेटर किया जाए, जैसे कि और कहीं पर पोल्यूशन है तो उसको कम किया जाए, जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन जैसे ऐसे एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है वो कम किया जाए, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, फिर वाटर प्रोवाइड किया जाए, तो उस पर भी उनको सब्सिडीज वगैरह दी जाती है उनकी लाइफ को और बेटर करने के लिए। तो ये सब कुछ किसका काम है, स्टेट का काम है ये सब प्रोवाइड करना, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, जैसे पब्लिक हेल्थ में जैसे अभी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया जो है हॉस्पिटल में लोग अगर बीमार होते हैं तो वो प्रधानमंत्री स्कीम के थ्रू उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाता है ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। तो उनकी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का एज मंगेश प्राइमरी ड्यूटी, ये किसकी प्राइमरी ड्यूटी है, स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है ये, कि ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना किसका काम है, स्टेट का, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट का काम है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। देन हम देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, आर्टिकल 48 बोलता है स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। स्टेट का क्या काम है, कि उसका काम है कि प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट भी करेगा और इम्प्रूव भी करना किसको, इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंट को, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो जैसे पता पोल्यूशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा लोगों को तकलीफ ज़्यादा होगी, लोगों के जो डेथ जो रेट है वो बढ़ेगा। सो उसके लिए इन्वायरमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इन्वायरमेंट का ध्यान रखना किसका काम है, स्टेट का काम है, उसको इम्प्रूव करना इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना, ठीक है, फॉरेस्ट का ध्यान रखना, जो फॉरेस्ट में पेड़ पौधे हैं वन्य जीव हैं उनका ध्यान रखना किसका काम है, स्टेट का काम है। एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, जो वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना किसका काम है, स्टेट का काम है। सो ये सब कुछ किसका काम है, कि जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना किसका काम है, मेनली काम है वो किसका, स्टेट का। सो स्टेट ये सब कुछ करेगी। इसी के साथ अगर हम ये सब कुछ देखें तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये सब सारी चीज़ें जो हैं जरूरी हैं। सो हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ देखी हमने, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ जो मेन जो उसके पॉइंट्स है किस लिए इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, यूएनडीपी ने क्या कहा, 11th फाइव-ईयर प्लान क्या था, 12th फाइव-ईयर प्लान क्या था, उसे हमने समझा। देन हमने देखा कि जो नीड थी इंक्लूसिव ग्रोथ की वो क्यों थी, हमें एलिमेंट क्या थे इंक्लूसिव ग्रोथ के, ठीक है, पिलर्स जिनको हमने कहा, तो पिलर्स की जरूरत थी। देन हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं उनको हमने देखा, आर्टिकल 38 का ए पार्ट देखा हमने, आर्टिकल 38 का 2 देखा, ठीक है, इनइक्वालिटी को कम करने की बात की गई इसमें। आर्टिकल 39 देखा जिसमें कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, जैसे कि मैन एंड वुमेन की इक्वलिटी, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए। देन हमने देखा आर्टिकल 39 का ए देखा हमने, जिसमें कि शैल इंश्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे उन्हें जस्टिस दिया जाए। आर्टिकल 41 देखा हमने, जिसमें कि एजुकेशन पे, वर्क पे और पब्लिक एक्सिस्टेंस जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन सब चीज़ों पे जो है उनको रिलीफ दिया जाए।
ठीक है, जो पर्सनस होंगे उस देश के। देन आर्टिकल 42 स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जैसे मैटरनिटी लीव की बात हमने देखी तो आर्टिकल 42 के थ्रू वो दी जाए। आर्टिकल 46 के थ्रू हमने देखा केयर फॉर एजुकेशनल, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिकल केयर की जाए, और मेनली किसकी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की, और साथ में उनके साथ कोई भी सोशल इनजस्टिस ना हो, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ना हो, तो उस पर ध्यान रखा जाए। और वो किसका काम होगा, स्टेट का काम होगा। किस में कहा गया, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में कहा गया कि डायरेक्ट द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, उनके जो न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है, जो पीपल्स के न्यूट्रिशन लेवल उनको उनका ध्यान रखा जाए, और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हैं उनका ध्यान रखा जाए, ठीक है, इंप्रूव की जाए, उनकी पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। ये एक प्राइमरी ड्यूटी है किसकी, स्टेट की। देन हमने आर्टिकल 48 में देखा स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करना और उसको इंप्रूव करना और साथ में उसको सेव करना, ये सब कुछ किसका, स्टेट का काम है। सो आज के लेक्चर में हम यही देखते हैं। आज के लेक्चर में हमने समझा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में टोटली जो भी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चलेंगे, समझेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मनी से रिलेटेड। सो मनी किस तरीके की होती है, मनी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे कि पेपर मनी होती है, फिर बार्टर सिस्टम था हमारे पास, फिर हमारे पास कॉइन सिस्टम, जैसे कॉइन जैसे मेटालिक मनी आई, ठीक है, बैंक मनी आई, तो हम वन बाय वन उनको डिटेल में समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डेबिट कार्ड क्या होता है, वन बाय वन हम उसको समझेंगे। और हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और आपको हमारा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। हम वन बाय वन जो इकोनॉमिक्स को है वो कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। और होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।